पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे एसिड हाइलाइट पढ़ रहे थे। चलिए ठीक ही है। एसिड हाइलाइट में भी आपने पढ़ ही लिया था, CH3। हाँ, आराम से रहें। CH2COCl, CHCOCl, CH2COCl। इसमें भी वही रूल है, इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 प्रोपेन ऑयल हाइलाइट ना लगा के क्या लगा देंगे? कार्बो। हाँ, 1 2 3 ट्राई कार्बेनोइल हाइलाइड यानी क्लोराइड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलिए। यस सर। बोलिए। सर प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। लिख लिया? चलिए अब याद, हाँ COCl है तो इसमें आपको साइक्लोपेंटेन कार्बेनोइल क्लोराइड। डिड यू अंडरस्टैंड? कुछ तो बोलिए आप। यस यस सर। यस। चलिए इसमें पहले लिख लीजिए और बताइए सब लोग, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? How many functional group are there? 3. थ्री। तो बताइए जंगल का राजा कौन? ये कौन सा ग्रुप? पहले बताइए कौन सा ग्रुप? एसिड हाइलाइट। एसिड हाइलाइड। ये कौन सा ग्रुप? एमाइड। वेरी गुड वेरी गुड। ये कौन सा ग्रुप? ईस्टर। जब भी हाँ वेरी गुड। जब भी नाम ना पढ़ना है कम से कम इस तरह सोचिए, भले इसमें गलती हो कोई बात नहीं है। कंसेप्ट यही है कि आप पहले पहचान लें कौन सा है। अब बताइए जंगल का राजा कौन है? वेरी गुड वेरी गुड। अब सबका सब प्रीफिक्स याद रखिए। इसका प्रीफिक्स है, देखिए हाइलोकार्बोनिल है, यानी हाइलो का मतलब क्लोरोकार्बोनिल बोलेंगे यहाँ पर। Cl है तो क्लोरोकार्बोनिल इसका प्रीफिक्स। तो ये देखिए, अब इसमें टीचर नहीं करे, टीचर आपको बस समझा सकता है कंसेप्ट। इसका क्या है प्रीफिक्स? कार्बेमोआइल। देखिए लिखा हुआ है ना। यस। अब ईस्टर की नेमिंग में पहला फॉर्मूला है कि पहले हम आर को पढ़ लेंगे, मिथाइल। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5
3 पे कार्बेमोइल है, क्लोर, हाँ दोनों का Cl है, कार्बेमोइल है तो C है अल्फाबेटिकली, उसके बाद A है तो A वाले को देखिए, कार्बेमोइल को लिखिए, तो 3 कार्बेमोइल। बताइए आया सबको समझ में? डैश, हाँ 4 पर है आपके पास 4 क्लोरोकार्बोनिल, कार्बोनिल कितने कार्बन है? 5, पेंटेनोएट। बताइए पेंटेन 108 भी लिख सकते हैं, पेंटेनोएट। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो सबका सफिक्स प्रीफिक्स आपको करना है, ये लिख लीजिए पहले इस तरह। लिख लिया? Yes, sir. Yes. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये तो हो गया आपके पास। अब आइए नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसके 5-10 मिनट के बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। समझा? अब नेमिंग हर दिन 10-15 मिनट होगा, बाकी अब हम लोग नया चैप्टर कर लेंगे, कि आपका भी माइंड डाइवर्ट होगा एक तरीके का। लगातार पढ़ते पढ़ते आदमी पागल हो जाता है। यहाँ गौर से सुने, तो ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक चैप्टर है। अल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे पहली बात आई है कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो है, आपको मालूम है COH है या CHO है। डिड यू अंडरस्टैंड? आपको कोई पूछे, इसका सफिक्स 2 है, अल है एंड कार्बल्डिहाइड है, पढ़ा ना आपने? Yes, sir. और इसका प्रीफिक्स भी 2 है, देखो लिखा हुआ है ना, ऑक्सो एंड फॉर्माइल, देखो। Yes, sir. हाँ, आज आप सीखेंगे कि इसका, जैसे ईस्टर में CO से डायरेक्टली कनेक्टेड है मेन चेन, तो मैंने आपको कहा था कि अल्कोक्सी कार्बोनिल होगा, OCO है, तो आपको मैंने बताया था अल्केनोइल, अल्केनोइल ऑक्सी आएगा वर्ड, बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो उसी तरह आज आप सीखेंगे कि अल्डिहाइड का 2 प्रीफिक्स है, ऑक्सो एंड फॉर्माइल कब आता है वो आज आप सीखेंगे। फॉर्माइल में ई नहीं है, हाँ। तो और कीटोन का तो आप सारे लोग जानते हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। पहले अल्डिहाइड को कर लेते हैं, तो ये तो आपको लिखा ही हुआ है। मैं चलते हैं आसान से, CH3 CHO है आपके पास, CH3 CHO, 2 कार्बन है आपके पास, 1 2, क्या हो जाएगा? एथेनल, एथेनल है कि नहीं, जल्दी बताइए। इसी को हम Yes. ये IN आयुपेक की नाम, इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। कुछ कॉमन नेम आपको याद रखिए, एसिटल्डिहाइड, आप पढ़ते भी हैं। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि अगर आपको कोई कहे इसका नाम बताओ, ये भी अल्डिहाइड, इसका भी 2 हाँ,
IUPAC नेम एक कार्बन है, मेथेनल, है कि नहीं। और कॉमन नेम आपने पढ़ा होगा फॉर्मल्डिहाइड, क्लियर है। तो कुछ का स्पेशल नाम याद रखिए, कॉमन नेम, सबका याद नहीं रखना है। बताइए सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आप CH3 Br है, CH2 है, CHO है, बस आपको क्या कर देना है 1 2 3 4 3 ब्रोमो। अब मैं क्या बता रहा हूँ, सब कुछ रूल वही है जो आप पढ़ चुके हैं। ब्यूटेन वनल भी बोल सकते हैं और ब्यूटेनल भी बोल सकते हैं। बताइए एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? No. बोलिए यस। इसका नाम आप देखिए, पहले इसको कर लीजिए। हाँ बताओ, इसमें कितना, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड है ना, COH 1 2 3। तो क्या बोलोगे, प्रोपेन 1 3 डाई अल। बोलो, आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। अरे बोलो 1 2 3 बतवा बराबर है। किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? वही 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली मेन चेन से आ जाए, उसके हमको नहीं कर, इसके हम नहीं पढ़ते हैं, एक कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अल न लगकर प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड लग जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सिमिलरली जब अल्डिहाइड किसी साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर भी अल वर्ड नहीं लगेगा। देखो वही एक चीज रिपीट हो रही है, जिसके भी 2 सफिक्स हैं, आपको रीजन वही है, कार्बल्डिहाइड, अल नहीं लगेगा। समझा? अब हम इसके प्रीफिक्स की कहानी बताते हैं। प्रीफिक्स में ऑक्सो और फॉर्माइल कब लगता है? लिख लिया यहाँ तक? जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. देखिए, अगर हम आपको ये नाम बोलें, और सारे लोग ध्यान दीजिएगा, CH2 CH2 COOH, अभी लिखिएगा नहीं, मतलब इसमें ऑब्वियसली 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, ये एल्डिहाइड है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। देखिए इसका नेमिंग जब करेंगे तो 1, अब ये प्रीफिक्स हो गया 1 2 3। हम लोग ये अब तक यही करते थे, लेकिन इसके कार्बन को भी अब काउंट करेंगे। तो वही है, अगर अल्डिहाइड का कार्बन काउंट हुआ तो आप ऑक्सो लगाएंगे।
इसके अलावा कोई ऐसा प्रीफिक्स नहीं है जिसके कार्बन को, जैसे मैं आपको बताता हूं, यहीं पर अगर हम ईस्टर लिख देते तो इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ था। डायरेक्ट हम कैसे करते थे, देखिए 1 2 3, इसके चौथा नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो अदर प्रीफिक्स। इसलिए याद रखिए कि अगर अल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में काउंट हो गया तो ऑक्सो लगाएंगे। इसके अलावा कोई भी प्रीफिक्स रहे, ईस्टर का प्रीफिक्स यहाँ पर क्या बोल देते, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड, हम इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? प्रीफिक्स का अल्डिहाइड ही पूरी ऑर्गेनिक में एक ऐसा अल्डिहाइड है, पूरे ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर में, कि अगर अल्डिहाइड मेन चेन अल्डिहाइड जब प्रीफिक्स के फॉर्म में काम करे, सफिक्स में तो कार्बन काउंट किया ही जाता, आप जानते ही हैं। प्रीफिक्स में अल्डिहाइड ही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका कार्बन मेन चेन में काउंट होता भी है, नहीं भी होता है। अगर काउंट होगा तो हम ऑक्सो लगाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ हाँ, Yes, ये sir. तो नीचे लिखिए, एक पॉइंट नोट लिखिए, इफ अल्डिहाइड is used as prefix, then पहला पॉइंट, if carbon atom of aldehyde is counted in the main chain, then oxo is used as prefix. इसका नाम हो जाएगा 4-oxo ब्यूटेनोइक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू सर तो अंडरस्टैंड? हमें ये कैसे पता चलेगा कि कब काउंट करना है और कब अरे नहीं करना? दिमाग नहीं, अल्लाह ताला ने दिमाग नहीं दिया, यहाँ पर काउंट हुआ, दिमाग काउंट कब नहीं होगा वो हम बताएंगे। यहाँ पर काउंट हुआ ना, सर नहीं तो आपने इसमें काउंट क्यों किया है? इसलिए कि इसका 2 प्रीफिक्स है, इसके 2 प्रीफिक्स हैं। देखें नोट्स में ऑक्सोफॉर्माइल लिखा हुआ है कि इसके अलावा किसी 2 का प्रीफिक्स है इस अल्डिहाइड, तो फिर उस वक्त से समझ में नहीं आ रहा, 10 दफा बोल दिया मैंने कि अगर Okay, कार्बन मेन, अभी तो और एग्जांपल देंगे, कार्बन काउंट होगा तो हम ऑक्सो लगाएंगे, इसका करना ही है। इसके अलावा किसी दूसरे प्रीफिक्स में नहीं है। हाँ, ईस्टर का जो 2 प्रीफिक्स है वो कार्बन की वजह से नहीं है, वो तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड की वजह से है, समझा? किसी में ऑक्सीजन होगा तो अल्केनोइल ऑक्सीकार्बोनिल बोलेंगे। वो 2 प्रीफिक्स बेसिकली नहीं है, वो कनेक्टिविटी पर है कि भाई ऑक्सीजन है वहां तो क्लियर है। लेकिन अल्डिहाइड में CH का कार्बन काउंट होता भी है, नहीं भी होता है, बाकी किसी में नहीं करना है। सुना क्यों? उसका रीजन है कि अगर हम काउंट कर लेंगे तो देयर इज नो सच प्रीफिक्स फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप। इस तरह का कोई जो प्रीफिक्स नहीं, साइन कोई कहेगा हम काउंट कर लें, तो कहे काउंट कर लें तो कहाँ दूसरा प्रीफिक्स है? अब तक ऑर्गेनिक में इस तरह के दूसरी प्रीफिक्स नहीं आए हैं। ना साइनाइड का 2 प्रीफिक्स है, ना एसिड हैलाइड का 2 प्रीफिक्स है, ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप का 2 प्रीफिक्स है। इसलिए अल्डिहाइड में ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके कार्बन को काउंट करेंगे तो ऑक्सो होगा। अब काउंट कब करेंगे ना करेंगे, इतना ऑर्गेनिक आपने पढ़ लिया, मेन चेन में ज्यादा कार्बन होना चाहिए इसलिए यहाँ काउंट कर लिया। अरे बोले जहां नहीं रहेगा नहीं करेंगे। लिख लिया सारे लोग यहाँ तक? ये वाला लिख लिया? Yes, sir. अब जैसे अगर आपको इस तरह का कोई दे देता CH3 CHO CH2 CHO and CH2COH। अब देखिए इसमें सारे लोग देखें, 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है मेन चेन में? 5। अरे बोले Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई कहे अल्डिहाइड का कार्बन को काउंट कर ले तो 1 2 3 4, तो बताओ 4 वाले को लेंगे कि 5 वाले को लेंगे? जल्दी बताओ। 5 वाले। 5. 5 वाले. इसमें काउंट नहीं हुआ, ये तो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया ना इतना पढ़ने के बाद। अरे बोले भाई
अरे बोले ना, यस। Yes, sir. तो अब यहाँ पर 3 फॉर्माइल कहेंगे, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ तो फॉर्माइल बोलेंगे, पेंटेनोइक एसिड। तो वही मैंने कहने का मतलब कि 12 फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके कार्बन को काउंट करने पर प्रीफिक्स कुछ और है, काउंट ना करने पर फॉर्माइल है। दिस सुविधाएं इज नॉट टू बी लव्ड फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर प्रीफिक्स, बिकॉज if carbon atom of other functional group is counted, then there is no such prefix. अब तक नहीं आए हैं इस तरह के प्रीफिक्स बाकी फंक्शनल ग्रुप में। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, अरे sir. बोले। Yes, sir. सर आप एक दफा फिर से बता देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हुई। हमने कहा कि इसके कार्बन को काउंट करेंगे तो फॉर्माइल ऑक्सो लगेगा, कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो फॉर्माइल लगेगा, यही मैंने बोला। समझा? ये आपको एप्लीकेबल इस तरह की जो कंसेप्ट हैं कि अल्डिहाइड ही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप 2 प्रीफिक्स हैं। इस आप कंफ्यूज मत होइएगा, ईस्टर का 2 प्रीफिक्स नहीं है वहां, तो आप देख लीजिए कार्बन और एक ऑक्सीजन के कनेक्टिविटी की वजह से 2 प्रीफिक्स है। ओके, Yes, sir. आगे बताइए। तो ये हुदा नाम के स्टूडेंट को आया कि हमें कैसे पता चलेगा? यस सर, आ गया। गुड। आगे बढ़े, बताइए सारे लोग। यस सर। Yes, sir. गुड। चलिए अब आपको क्या करना है जो मैं बता रहा हूँ गौर से सर सुनिए। पिछली स्लाइड लगा दीजिए। अच्छा, पिछला नहीं लिखा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखना जरूरी है, जल्दी लिखिए। ये लिख लिया? यस, ये तो हो गया भाई, इसमें तो टाइम दे दिया था मैंने लिखने का। आगे बढ़े, टाइम इतना नहीं दिया जाएगा भाई, 1 मिनट रुको। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इफ, उसी के नीचे इफ कार्बन ऑफ CHO is not counted in the main chain, then formyl is used as prefix. If carbon of CHO is not used in the main chain, then formyl is used as prefix. Did you understand? तो बताइए पूरे ऑर्गेनिक में किसके 2 प्रीफिक्स हैं? Aldehyde. अगर इसके कार्बन एटम को काउंट कर लेंगे मेन चेन में तो क्या लगेगा? ऑक्सो। Also. हाँ, और अगर काउंट नहीं करेंगे तो एज यूजुअल प्रीफिक्स फॉर्मेट। बाकी CHO के अलावा किसी कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं अगर वो प्रीफिक्स रहेंगे तो उसके कार्बन को काउंट नहीं किया जाता है। कार्बन को काउंट करना प्रीफिक्स के फॉर्म में सिर्फ एप्लीकेबल है एल्डिहाइड में। बाकी अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ईस्टर है तो हम ईस्टर के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, जो मैंने बहुत एग्जांपल करा दिया है। अरे बोलिए, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, क्या ये sir. लाइन लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और ये एग्जाम्पल भी लिख लिया था ना फॉर्माइल वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखिए, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, COCl, कंफ्यूज ना हो, CH2CO OCH3। बताओ हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप? 2. दिस इज कॉल्ड एसिड हैलाइड Yes, sir. एंड दिस इज कॉल्ड ईस्टर। जंगल का राजा कौन? Ester. ईस्टर। हाँ, वेरी गुड। 1 2 3, बस इसके कार्बन को काउंट नहीं करना है। अब हो सकता है कि स्टूडेंट चिल्लाएं क्यों नहीं करेंगे? भाई कर लेंगे तो इसका कोई, अगर करने पर इसका कोई दूसरा प्रीफिक्स अब तक ऑर्गेनिक में आया नहीं है। सुना सारे लोग? कार्बन अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में काउंट होगा तो वो सिर्फ अल्डिहाइड में होगा। सुना सारे लोग कान खोल के? देयर इज नो कंफ्यूजन? ये कंफ्यूजन अभी भी है? No, sir, नहीं No, है. sir. हाँ No, sir. हाँ, इसीलिए 3 क्लोरोकार्बोनिल, सॉरी, पहले तो आप ईस्टर की नेमिंग है तो पहले तो मिथाइल पढ़ देंगे, मिथाइल 3 क्लोरोकार्बोनिल प्रोपेनोएट, 3 क्लोरोकार्बोनिल प्रोपेनोएट, या 108 भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लिखे या नहीं।
Did you understand everyone? Yes. Yes, sir. हाँ, अल्डिहाइड के अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में है तो उसका कार्बन काउंट, हाँ सफिक्स में तो कार्बन काउंट किया ही जाता है, जैसे यहाँ आपने 1 2 3 का, लेकिन कोई फंक्शनल ग्रुप अगर प्रीफिक्स है तो उसके कार्बन को काउंट नहीं किया जाता। ये एप्लीकेबल सिर्फ अल्डिहाइड में कि काउंट होगा तो ऑक्सो होगा, नहीं होगा तो फॉर्माइल होगा। चलिए आप सुने सारे लोग, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. तो Yes, देखिए, sir. अगर आप इसी नोटबुक में नोट्स बनाना चाहते हैं तो 7 पेजेस का मतलब एक कंप्लीट पेज, दोनों तरफ सादा 1, फिर दोनों 7 का मतलब हुआ 14 14, 7 पेजेस छोड़कर आप जनरल ऑर्गेनिक का करें, या आप इसी के बाद जनरल ऑर्गेनिक कर दें, आप अलग शीट पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नोमेनक्लेचर की। सुना सारे लोग? वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप इसी में नोट्स बनाना चाहते हैं तो 7 पेज का मतलब 14। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. 1 पेपर कंप्लीटली 7। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। अब हम हर दिन आएंगे 10 मिनट, आज तो मैं थोड़ा ज्यादा डिस्कशन कर दिया, अब हम लोग 10 से 15 मिनट हम लोग एक एक फंक्शनल ग्रुप को भी पढ़ लेंगे तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें बेंजीन रिंग का अलग से टॉपिक आएगा, बेंजीन रिंग की नोमेनक्लेचर और साइक्लिक रिंग की नोमेनक्लेचर। सुना? क्योंकि ये इतना बड़ा है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, आप बोर होते जाएंगे। ये मेन रूल सब खत्म हो गया है, बस फंक्शनल ग्रुप की भी प्रैक्टिस करनी है। सुना सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes. हाँ, तो इसी नोटबुक में आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप 7 पेजेस दोनों तरफ सादा छोड़ दें। अब टॉपिक डालें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज द जान ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी इंपॉर्टेंस 11th में तो नहीं आएगी क्योंकि 11th में ऑर्गेनिक कम पढ़ना है, असल इसकी इंपॉर्टेंस 12th में है, 12th में बहुत ज्यादा पढ़ना है। और बोर्ड में भी सबसे ज्यादा नंबर का जो आता है वो ऑर्गेनिक ही आता है, बोर्ड में भी 12th में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC। बताइए, सब लोगों ने टॉपिक डाल लिया? बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. Yes, sir. इसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो हमने केमिकल बॉन्ड में नहीं पढ़ाया, वो जानबूझ के नहीं पढ़ाया था, वो है ऑर्गेनिक, इसके बगैर अधूरा है, वो है कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। इसमें पूरी बातें आ जाएंगी कि रेजोनेंस क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझेंगे, गौर से सुने कि रेजोनेंस क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। मेन स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे किसी मॉलिक्यूल में समझेंगे कि यहाँ रेजोनेंस है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बोलिए Yes, हाँ। sir. तो अब ध्यान दें कि रेजोनेंस क्या, उसके मैं एक मिसाल देता हूं डाटा से, ध्यान देंगे, लिखेंगे नहीं। पहले तो हम समझेंगे कि why concept of resonance is needed, why the concept of resonance is required in chemistry, इसका कंसेप्ट क्यों आया, फिर डेफिनेशन। गौर से सुने, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जिस पर सबसे पहले PhD हुई रेजोनेंस में, वो आपके पास है बेंजीन। सारे लोग ध्यान दें, अच्छे से सुने, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं, केमिकल बॉन्ड का तो कंसेप्ट आता ही है हर जगह। ये डबल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है। हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए अगर 1 कार्बन 2 का, ये नंबरिंग हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं रैंडमली 1 2 3। C1 से C2 की डबल बॉन्ड है, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ डाटा से, तो वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और C डबल बॉन्ड C की, C डबल बॉन्ड C। और अब बताइए C2 से C3 सिंगल बॉन्ड है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो आप डाटा भी देखिएगा केमिकल बॉन्ड वाले चैप्टर में, तो आपको याद रखना कोई जरूरी नहीं है, 1.54। ठीक है भाई। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है सर, बेंजीन को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि डबल बॉन्ड यहाँ कर दें, डबल बॉन्ड यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, फिर उसी तरह नंबरिंग करें, जैसे वहां 1 कहा था उसी को 1 करें। अब बताइए, जो 1 से 2 यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल हो गया। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ C1 से C2 सिंगल है, तो अब इसकी बॉन्ड लेंथ 1.45 आ गई। और C2 से C3 डबल बॉन्ड आ गया तो 1.34 आ गई। बोलिए, पहले बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir.
और आप जब देखिएगा गौर से सुनिए, बेंजीन का ये दोनों एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। Why it is written in the paper, in the blackboard, या बुक में क्यों इस तरह का, वो हम बताएंगे आपको। देखा ये गया, एक्सपेरिमेंटल डाटा ये कहता है कि बेंजीन के तमाम की बॉन्ड लेंथ सेम है। गौर से सुने, इसलिए आप देखिएगा बीच में सर्कल बना रहता है, देखा है बेंजीन का बीच में सर्कल? अरे बोलो ना। Yes. इधर इस तरह भी बना रहता है, इस तरह भी बना रहता है, सर्कल भी बना रहता है। उसका कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर भी मैं कह दूं 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पर कोई कहे C1 से C2 एंड C2 से C3 क्या है? ऑल आर इक्विवेलेंट, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ना ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है इसमें, ना ये प्योरली डबल बॉन्ड है। यानी मतलब इसमें मैं इसको अगर 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, तो 1 और 2 बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर रियल स्ट्रक्चर होता तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कुछ और है, लेकिन रियल स्ट्रक्चर में देखा गया कि 1.39 है। ये दिखने में डबल बॉन्ड है, एक्चुअल में डबल बॉन्ड नहीं है। तो रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? तो बेंजीन का ये जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इस दोनों को कहा जाता है अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, ये पहले बता दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो रेजोनेंस का कंसेप्ट कब आएगा? गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए आप, कि जब बेंजीन का जैसे ये सिंगल स्ट्रक्चर, ये इसको मान लो 1 को, बस सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन अगर हम इसको मान लेते, क्या ये बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, बेंजीन की प्रॉपर्टीज को तो ये थर्ड स्ट्रक्चर बता रहा है। खुद दिमाग लगाओ, अगर तुम किसी जगह आप जाते हैं, आप रूम किराए पे लेते हैं, आप नहीं पसंद आता, आप दूसरे रूम में जाते हैं, दूसरा फ्लैट लेते हैं, क्यों? वहां आपकी प्रॉपर्टीज पूरी फुलफिल्ड नहीं हुई। केमिस्ट्री में वही कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज यूज्ड इफ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज। सिंगल स्ट्रक्चर से बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हुई, तो केमिस्ट्री ने कहा कि आप उसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनाओ। तो याद रखिए, किसी भी मॉलिक्यूल का अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर का बनना ही रेजोनेंस कहलाता है। कॉमन वर्ड में समझो, व्हाट इज द रेजोनेंस? तो रेजोनेंस का जब बोले तो समझ जाओ उस मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर होगा। जब भी कोई बोले रेजोनेंस, तो आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए कि उसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर होगा, सिंगल नहीं होगा, एक से ज्यादा अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर होंगे, फिर उसका एक एक्चुअल होगा। तो रेजोनेंस का जब भी कोई नाम बोले तो आपको क्या समझना है कि उस मॉलिक्यूल और आयन का वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर का बनना। जैसे बेंजीन है, बेंजीन शोज रेजोनेंस, कोई बोले बेंजीन शोज रेजोनेंस, तो समझ जाइए अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बना। हाउ मेनी अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर? 2। अब फिर इसको कहते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर, और एक्चुअल स्ट्रक्चर ही पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताएं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कोई भी पूछे कि सारे लोग मिलकर बताए, कोई भी पूछे केमिस्ट्री में कि रेजोनेंस, कोई भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है, तो व्हाट डज मीन? आपके माइंड में क्या आएगा? जल्दी बताइए। Alternative. हाँ, वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर का बनना। सुना सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. कोई फिर पूछेगा, Yes, sir. फिर कोई पूछेगा व्हाई अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर इज फॉर्म, तो कहिए बिकॉज सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूलर आयन इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज। अगर बेंजीन का ये एक्चुअल होता 1 या 2, दोनों में से कोई एक भी एक्चुअल होता तो बॉन्ड लेंथ ये, लेकिन एक्चुअल में देखा गया बॉन्ड लेंथ ना 1.34 है ना 1.54 है, वो तो 1.39 है। वो हम पढ़ेंगे कि ये जो पाई है ये दिखने में डबल है, एक्चुअल में डबल नहीं है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो पहले बताइए क्या यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. कोई आपसे पूछेगा कि बेंजीन में तमाम की बॉन्ड लेंथ सेम क्यों आई? कहिए इट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस।
Why resonance is required? पहला, when a single structure of the molecular ion is not able to explain all properties, therefore more than one alternate structure is formed. पहला, why resonance is needed? पहला. दूसरा, resonance is theoretical concept. It is used to explain bond length, bond energy. इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए भी आया कि बेंजीन में इसकी बॉन्ड एंड 1.39 है, दिखने में तो लग रहा है कि 1.34, और कुछ की 1.34, कुछ की 1.54 होनी चाहिए. अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, आ रहा है ना? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. अब 1.39 क्यों आया? इट इज नॉट एक्सप्लेन बाय कॉमन स्ट्रक्चर या कॉमन फिनोमेना. इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस ने कहा कि यहां पर भी डबल है, दूसरे में यहां पर भी है, तो केमिस्ट्री ने कहा तुम सबको सर्किल डाल लो, मतलब सब पर पार्शियल डबल बॉन्ड है. कंप्लीट डबल बॉन्ड इसको वर्ड कहा जाएगा. पार्शियल रेजोनेंस कैसे जो डबल बॉन्ड आता है उसको कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड. ओहो, क्या कौन सा डबल बॉन्ड कहते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड. अरे बोलो ना. अरे यस यार, सर, हाँ, कौन सा डबल बॉन्ड? कौन सा डबल बॉन्ड? Partial double bond. हाँ, ये वर्ड ऑर्गेनिक में आ गया. ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिज्म. सिंगल था, डबल बॉन्ड आ गया. डबल था, सिंगल हो गया. जाके कहो कि कितना वाला आप रिचार्ज करे हैं. अरे ये राम, कितना वाला रिचार्ज किसको बोल रही है आप? अजीब आदमी है भाई, ये बहुत चिल्लाती हैं. अल्लाह रहम करे इस पर. अरे सब लोग दुआ करें. अरे दुआ कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मेरे लिए दुआ करवा. बताइए. म्यूट करें. तो पहली बात सब बताइए सच सच एक दफा और. कोई आपसे पूछे कि ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयन रेजोनेंस शो कर रहा है, आपके माइंड में क्या आएगा? जल्दी बोलो सारे लोग. Alternative structure. Alternative structure. हाँ, तो एक केमिकल बॉन्ड के केमिकल बॉन्ड चैप्टर में जब डिफिनेशन पढ़िएगा रेजोनेंस का यही लिखा रहेगा. द फेनोमेना इन व्हिच वन कंपाउंड इज रिटन मोर देन वन अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर विदाउट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द एटम बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस. ऑर्गेनिक उसका रीजन बताएगा कि क्यों अल्टरनेटिव बना, वो हम बताएंगे. ऑर्गेनिक में शॉर्ट डिफिनेशन आएगा, लेकिन दोनों डिफिनेशन आपको याद रखना, फिजिकल के लिहाज से भी और ऑर्गेनिक के लिहाज से भी. तो फिर से कोई भी मॉलिक्यूल और आयन शोज रेजोनेंस, तो आप समझिए अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है. पहली बात, क्यों आया? क्यों आया? व्हाई रेजोनेंस इज नीडेड? तो आप कहेंगे व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन all the properties, then concept of resonance is used. Why in benzene all bond length are equivalent? वो छोड़ दीजिए, आपने 11th के केमिकल बॉन्ड में ओजोन पढ़ा है ना? Yes, sir. ओजोन दिखने में आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं भाई, इधर सिंगल इधर डबल, इसलिए इसका रेजोनेटिंग असल स्ट्रक्चर ये है. आए है पार्शियल डबल, ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट. अरे बोलिए ना, गवाही तो दीजिए. यस सर, Yes, sir. Yes, sir. डबल राइट लेफ्ट ही क्यों रहेगा? राइट में भी डबल आ सकता है. इसका ये मतलब नहीं, मैं अगर नंबरिंग को, इसका ये मतलब नहीं कि 1 3 नहीं, एटम फिक्स है. एटम की न्यूक्लियाई कहेगा रेजोनेंस में क्या होता है, सब छोटे छोटे पॉइंट लिखवाएंगे. एटम की पोजीशन फिक्स्ड है. ये नहीं कि वन वाला होता घूम के जा रहा है, घूम रहे, लगता है चक्कर लगा रहा, वॉकिंग कर रहा है सुबह सुबह. नो 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 वॉकिंग, फिक्स्ड. एटम की पोजीशन फिक्स्ड, बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ 4 था तो अब यहां पर 2 आ गया, यहां 2 था यहां 4 आ गया. अरे बोलिए ना. हाय बोलिए. Yes, sir. ये है. तो अब ऑर्गेनिक में परेशानी ये है रेजोनेंस में कि हम मॉलिक्यूल को देखकर कैसे समझेंगे रेजोनेंस है, वो भी मैं बताऊंगा. पहले तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस क्यों जरूरत पड़ी, रेजोनेंस के नाम से आपके माइंड में, ये जो माइंड आपका है इसमें क्या चलना चाहिए, ये पहले मालूम होना चाहिए. बोलिए, आया सबको समझ में कि नहीं आया? बोलिए बोलिए. Yes, sir. तो रेजोनेंस का बोलने का मतलब एक से ज्यादा, फिर से बोलिए, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा
अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर। इसी एक कोई भी मॉलिक्यूल एक से ज्यादा अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर शोष करेगा, इसी फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. चलिए, तो मैंने इतना Yes, ये हाँ, पहले ये बनाइए तो जल्दी से। अच्छा रुकिए ये मत बनाइए, पहला पॉइंट डालिए। टॉपिक डाल लिया था कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। Yes, sir. Yes, sir. पहला पॉइंट लिखिए, व्हेन, एकदम बच्चे की तरह लिखवा रहा हूं, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज। लिखना शुरू कीजिए। अरे हुदा नाम के स्टूडेंट को आया? Yes, sir. थैंक यू। एकदम कॉमन लैंग्वेज में आपको मैंने लिखवा दिया। बताइए, आया? Yes, sir. कोई भी पूछे ना रेजोनेंस क्या है, चाहे का यही लाइन बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर अभी जो आपने बताया था बेंजीन की जो सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं। ऑल बॉन्ड लेंथ। हाँ यस सर। तो सर वो जो पहले जो स्ट्रक्चर्स आपने बनाए थे उसमें डिफर क्यों कर रही थी? फिर मैं तो एक्चुअल लिखा था ना। ये है कि ये अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ऑल्टरनेटिव या असल स्ट्रक्चर ये है। ठीक है। अच्छा डबल सर। बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ यही आएगी, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ, इसलिए तो कहा गया कि ये रेजोनेंस फेनोमेना है। समझा कि नहीं? हाँ, यस तो सर। कोई कहेगा कि पेपर में, फिर ये पेपर में लिखने के लिए है बस पेपर में इसलिए लिखा जाता है इससे आज, क्योंकि देखिए एक्चुअल स्ट्रक्चर आप तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब अल्टरनेटिव हो। जैसे कोई चंदा होता है, सबका कंट्रीब्यूशन लिखा जाता है ना, चाहे वो कम पैसा दे या ज्यादा। जो ज्यादा देता है उसको टॉप में नाम लिखाता होता है ना, वही चीज इसमें भी पढ़ेंगे। क्योंकि इसके बनाने में, एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने में इन दोनों का भी कंट्रीब्यूशन है। इसी के बेसिस पर आपने ड्रॉ किया ये एक्चुअल। समझा कि नहीं? यस तो सर। हाँ, ये सब सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए है। एक्चुअल बेंजीन का ये मैंने आपको समझाया है। बॉन्ड लेंथ लिखकर होना चाहिए था ये, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि बेंजीन में बॉन्ड लेंथ एक्चुअल जो आती है वो 1.3 लाइन आती है। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया इसमें, तो वही पूछा कि इसका मतलब ये है कि ये अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है। अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर जब बनेंगे तो उसका एक एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, उसी को अभी हम लोग पढ़ेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ गए आप? यस सर। सर दो से ज्यादा भी हो सकता है ना ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर? हाँ, वही तो लिखा नहीं, यहाँ देखिए कहाँ गया। when 2 यस and सर। more than 2 लिखा हुआ है। हाँ, 3 भी, 4 भी, 5 भी, बहुत सारे होते हैं। सर बस बट दस जो दस फाइनल स्ट्रक्चर की जो वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है बेंजीन की? हाँ, बेंजीन में कोई पूछे बॉन्ड लेंथ क्या होती है तो आप ये नहीं बोलिएगा 1.34 1.39, ये एक्चुअल है, यही आपको बॉन्ड लेंथ बोलना है। ओके। ओके सर। ओके।
When all the properties of a compound can't be explained by single structure representation, then two and more than two structure are required to explain all its properties, then compound can. ऐसी आसान लैंग्वेज में आपको बताना, कोई भी पूछे रेजोनेंस क्या, तो यही बोलिए, इसमें सारी बातें आ गई, रेजोनेंस क्यों जरूरत पड़ी और रेजोनेंस क्या है ये भी बात आ गई, कि अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर का बनना, सुना सारे लोग, क्यों बनना, तो when all the properties not explained by single structure, बोलिए हाँ या ना, आ गया सबको? यस यस यस, अच्छे से आना चाहिए, क्या अभी भी नहीं आया, बोल दीजिए किसी को अभी भी डाउट है? No, sir. नो सर। नो सर, थैंक यू वेरी मच। लिखिए रेजोनेंस इज, पॉइंट वाइज लिखिए, एक एक लाइन छोड़ के लिखिए, रेजोनेंस इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट which is used, ये क्यों इस्तेमाल होता है तो बता भी दिया गया, फिर भी मैं लिख देता हूँ, which is used to explain various properties। अरे सबको आ रहा है कि नहीं समझ में अच्छे से? हाँ, अब पढ़ के रखो, हाँ पढ़ के आओगे तो और समझ में आएगा, सुन लो मेरे भाई, नहीं पढ़ के आओगे डाउट होता रहेगा। such as bond length, electron density, which can't be explained by जो explained by conventional का मतलब जो होता है स्ट्रक्चर, कन्वेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब यही हुआ, जैसे यहाँ बेंजीन का कन्वेंशनल स्ट्रक्चर ये, क्या इससे पूरी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हुई? बोलो हाँ या ना? नहीं ना हुई? No, sir. नो सर। इसकी हाँ, तो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर यही है जो होता है, जैसे इथीन का कन्वेंशनल भी यही है और एक्चुअल भी यही है, क्योंकि यही है जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ 1.34 आएगी भी यही, और होती भी यही है और आएगी भी यही, तो ये दोनों सेम है। यहाँ कन्वेंशनल स्ट्रक्चर कुछ और कह रहा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ और कह रहा है, तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय resonance, वही लिखा गया, resonance theoretical concept which is used to explain various properties such as bond length, electron density, which can't be explained by conventional structure। Did you understand? बोलिए ना, बोलिए Yes, ना। sir. यस सर। यस यस, ठीक है, आगे बढ़े। हेलो, नो सर। तीसरा, इट अकर्स ऑन पेपर, रेजोनेंस बेसिकली पेपर पर दिखाने के लिए हम कन्वेंशनल स्ट्रक्चर लिखते हैं, इट अकर्स ऑन पेपर, सुना सारे लोग, ये पेपर पर दिखाने के लिए अल्टरनेटिव, एक्चुअल में यही सिर्फ नेचर में पाया जाता है बेंजीन, सुना सारे लोग, ये दिखाने के लिए पेपर में लिखा जाता है रेजोनेंस हुआ, सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, Yes, sir. हेलो हेलो, Sir. यस यस सर। हाँ, ये नहीं कि तुम जाओगे नेचर में बेंजीन आने तो उसका अल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा, वो जिस फॉर्म में उसे उसको एक्सप्लेन किया गया, तो इसलिए अल्टरनेटिव एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, इसलिए बेसिक छोटी छोटी पॉइंट जिसमें स्टूडेंट को डाउट रहता है, जो डिफिनेशन बेचारा तो पढ़ लेता है, लेकिन छोटी छोटी बातें कॉमन लैंग्वेज में आनी चाहिए कि भाई अल्टरनेटिव पेपर ही के लिए है, आप नेचर में आप लैब में बेंजीन लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसका अल्टरनेटिव, भाई बेंजीन जो एक्चुअल है वही आपको मिलेगा, समझा? Yes, sir. हेलो हेलो एवरीवन, आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Next point, the various alternative structure in the process of resonance, रेजोनेंस में जो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? बोलिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, दूसरा नाम कैनोनिकल। क्या कहते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मुंह क्यों बंद हो गया? बोलना रे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर। या तो कोई भी पूछे कि अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? हेलो। Yes, sir. Yes, sir.
आगे बढ़ें, गवाही दीजिए। हेलो एवरीवन। ये लिख लिया? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। द रियल structure of molecule or ion is called तो resonance hybrid structure। क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड तो वही है, रियल स्ट्रक्चर नेचर में पाया जाता है। हम उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन के लिए पेपर में अल्टरनेटिव बनाते हैं। नेचर में अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा एक्चुअली। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RHS लिखा करेंगे। RHS कैसे बनता है? तो सब में बेसिक फॉर्म्ड बाय, कैसे बनेगा बताओ? मिक्सिंग ऑफ अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर। मिक्सिंग ऑफ, बोलो बोलो, अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर को मिक्स करके बनेगा। अरे बोलो ना मेरे भाई, क्यों नहीं बोल पा रहे Yes, हो? sir. Yes, sir. हाँ, बहुत अच्छे आदमी हो तुम लोग। तो बताइए, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? नो सर। No, sir. तो बेंजीन के नाम से माइंड में क्या क्या चीजें आएंगी वो सबको समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, बेंजीन के नाम से आना चाहिए पहली बात कि वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर का बनना। कोई भी मॉलिक्यूलर आयन वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर शो करता है तो हम समझ जाएंगे कि वो रेजोनेंस में है, वो रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस क्यों आया? व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज, तो वहां आ गया। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. सर। तो किसी भी जो रेजोनेंस शो करेगा उसकी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेगी? अल्टरनेटिव पर कि रियल पर? रियल। रियल, हाँ। चलिए, अच्छी बात है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब ऑर्गेनिक में रेजोनेंस की क्या डिफिनेशन है जानते हैं एक लाइन में? द प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन की ऐसी मीनिंग क्या होती है? जिसकी पोजीशन फिक्स्ड ना हो। खुद सोचे, बहुत सारे लोग होते हैं ना, हर साल रूम किराया चेंज करते रहते हैं। जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो तो एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जाता रहता है। अरे बोलना भाई। द प्रोसेस Yes, sir. ऑफ Yes, sir. डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ऑर्गेनिक में यही डिफिनेशन बोलनी है। द प्रोस, कोई कहे कि अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर क्यों बना, तो कहिए उसका पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज था। वो दिखने में डबल बॉन्ड तो था, एक्चुअल में वो नहीं है। खाना बदोश जिसको कहते हैं, जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी। सर हम कैसे समझेंगे? इसलिए इस पर 5-10 दफा मैं रिपीट कराऊंगा। कोई भी पूछे ऑर्गेनिक में रेजोनेंस किसकी वजह से होगा, तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी। क्यों? पाई बॉन्ड किससे बनता है? पैरेलल, लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है ना? अरे बोलिए ना, बोलिए ना। Yes, sir. साइड वाइज ओवरलैपिंग, पैरेलल पी ओवरलैपिंग, पैरेलल पी ऑर्बिटल। ये सुन लो अच्छे से, सुनो अच्छे से कान खोल के। इस कॉल्ड रेजोनेंस। ये वाली जो डिफिनेशन है, तो ये तो रेजोनेंस की बहुत ही अच्छी डिफिनेशन कॉमन लैंग्वेज में बता दी गई। और ये है कि रेजोनेंस के बाद वाली डिफिनेशन है कि व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैन बी एक्सप्लेन 2 and 4। तो वही है कि 2 and more क्यों बनेगा, तो उसका रीजन ऑर्गेनिक ने कह दिया, जिसका पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो, बोलो बोलो, Delocalized. डीलोकलाइज्ड हो। तो मेरा पूरा लेक्चर इसी पर होगा। हम कैसे समझेंगे कि सर वहां जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था ना, हम कैसे समझेंगे कि CHO को हमको काउंट करना आया था ना बच्चों, अभी क्वेश्चन हम कैसे समझ, बोलिए ना। हाँ, मेरी क्लास में कैसे समझेंगे? अरे सब समझ में आएगा। मैं PhD कराता हूँ, PhD रिसर्च। कोई भी पूछे रेजोनेंस क्या होता है, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर का बनना, क्यों नीडेड वो भी बता दिया गया। फिर पूछेगा क्यों
क्यों 2 and more अल्टरनेटिव बना होगा? तो इसका मतलब है कि वहां का पाई इलेक्ट्रॉन बोलो क्या रहा होगा? Delocalized. Delocalize. Yes, the process of delocalization of pi electron is in parallel, या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ये तो पैरेलल पी मैंने एक्स्ट्रा आपको अच्छे नॉलेज। और कोई भी पूछे मैं ये भी बता दूं, कोई पूछे पैरेलल पी ऑर्बिटल का मतलब जानते हो क्या होता है? पैरेलल पी ऑर्बिटल मींस एटम इज sp2 hybridized, एटम इज sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड। सेम प्लेन में sp3 बिहारी नॉन प्लेनर है, sp हाइब्रिडाइज और sp2 को प्लेनर कहा जाता है सेम प्लेन में। हाँ भाई, खुद सोचो, साइड वाइज ओवरलैपिंग तभी ना होगी कि जब दोनों सेम प्लेन में हो। एक दोनों, एक एबव और एक बिलो है, क्या लैटरल ओवरलैपिंग हो जाएगा? No, sir. बोलिए ना, No, sir. नहीं होगा ना। या पैरेलल p ऑर्बिटल मींस एटम इज sp2 and sp। इससे क्या साबित हुआ जानते हैं आप? अगर कोई एटम sp3 है वो कभी रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा, कभी रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा, वो नॉन प्लेनर है, आउट ऑफ प्लेन है बिहारी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल p ऑर्बिटल मींस एटम इज sp2 and sp हाइब्रिडाइज्ड। गौर से सुन ले। तो एक दफा और बताइए सारे लोग, रेजोनेंस में 2 या मोर देन 2 अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, उसका रीजन बताओ क्यों बनते होंगे, क्यों बना होगा? Delocalized होता है। और यार क्यों ना सारे लोग जोर से चिल्ला के तो बोलो क्यों बना होगा? Due to delocalization of pi. Delocalization of pi electron. यस यस, पैरेलल p ऑर्बिटल मींस sp2 और Atom is sp2 or Hybridized. sp hybridized. या चले लिख लें। यस, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, आगे बढ़ें। नो सर, 1 मिनट। 1 minute. अच्छा अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, कल भी रात के 8:30 बजे इसकी क्लास भी होगी और ऑर्गेनिक का डाउट क्लास भी होगा। कल रेगुलर क्लास भी होगी 8:30 बजे, 1 घंटा 15-20 मिनट हम डाउट रखेंगे और 40 मिनट पढ़ाएंगे। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले माइंड मेकअप कर दिया, माइंड मेकअप कर लें। कल और नोमेनक्लेचर में जो डाउट होगा वो पूछेंगे, और या आज के लेक्चर में भी कोई डाउट होगा वो पूछेंगे। उसके बाद 40 मिनट्स का रेगुलर लेक्चर होगा जो आज खत्म होगा, उसके आगे पढ़ेंगे। कल नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस नहीं होगी, कल सिर्फ यही जो जीओसी पढ़ रहे हैं वही होगा। सुना सारे लोग? आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए कि सर ये तो आपने डिफिनेशन सब बता दिया, देखिए पहले डिफिनेशन पर पीएचडी कर लीजिए। अब आइए कि सर रेजोनेंस की कंडीशन तो बताइए, तो हम भी पढ़ लेते हैं बुक में, ये होता है रेजोनेंस। आप प्रकाश डालिए, मतलब रोशनी डालिए, रेजोनेंस की कंडीशंस क्या है, प्रॉब्लम ये है, जिसको हम ये कह सकते हैं कैसे समझेंगे रेजोनेंस है, इस पर कुछ रोशनी डालिए आप। अरे बोलिए ना, रोशनी डालना जरूरी है ना। अरे बोलिए Yes, ना। yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, अब कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कोई पूछे कि किसी भी, जैसे जाते हैं ना मार्केट में, फल कौन सा फ्रूट, उसको छू के देखते हैं कैसा है, पक्का या कच्चा। उसी तरह और कोई केमिस्ट्री में कंपाउंड दे दे, कहे बताओ यहाँ रेजोनेंस, बड़े डिफिनेशन तो जानते हो, डिफिनेशन तो कोई भी याद कर लेगा बुक को देखकर, बताओ ना इस कंपाउंड में रेजोनेंस है कि नहीं। इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कंडीशन। क्या पढ़ाया जा रहा है? कंडीशन। यस, तो कंडीशन ये है, गौर से सुने कि पहला मैं तो पहले रूल के मुताबिक लिखाऊंगा, फिर उसके बाद एक लाइन में लिखवा दूंगा कि कंपाउंड को
प्लेनर होना चाहिए, सेम प्लेन में। क्या होना चाहिए जल्दी बताओ? कंपाउंड मस्ट बी planar. In the same plane. प्लेनर। फिर से बोले, कंपाउंड मस्ट बी Planar. प्लेनर। अब प्लेनर का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp और sp2। कोई बोल ही नहीं रहा। Yes, कंपाउंड sir. प्लेनर है, क्या मतलब? sp and sp2 hybridization. कंपाउंड लिख लो, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, sp और sp2। ओके। दूसरा, तो कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। अरे लास्ट स्लाइड की ये तो लिख लिया था भाई, किसने नहीं लिखा? जल्दी करें। डन सर। हाँ, और दूसरा कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। क्या होना चाहिए? Conjugated. अब कंजुगेटेड की मीनिंग हम बताएंगे आपको। पहले तो रूल के मुताबिक समझिए। कोई भी पूछे रेजोनेंस की कंडीशन बताए तो कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस। अब हम आपको कंजुगेटेड की मीनिंग बताते हैं। अरे बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस। लिख लिया तो बताइए सारे लोग। डन सर। डन। अब देखिए कि सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम की क्या मीनिंग है, कॉन्जुगेटेड क्या मतलब क्या है? तो बहुत सारी डिफिनेशन है। एक सिंपल डिफिनेशन है कि द अरेंजमेंट ऑफ alternate single bond and pi bond। पाई बॉन्ड कहाँ होता है जल्दी बताओ? पाई बॉन्ड में कहाँ होता है? डबल और अरे Triple. यार ट्रिपल में होता है ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. तो द अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड जो भी कहें इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड से। देखो बेंजीन में डबल सिंगल, बताओ कंजुगेटेड सिस्टम है कि नहीं? ये जल्दी बोलो ना। Yes, sir. इसलिए यहाँ रेजोनेंस इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम। लेकिन आपको थोड़ा इससे और एडवांस फॉर्म की डेफिनेशन चाहना है। एडवांस फॉर्म ये कहता है, गौर से सुनो, क्या कहता है एडवांस फॉर्म? पहले लिख लें कि एटलीस्ट, याद रखो, एटलीस्ट 3 एटम। कितने एटम जल्दी बताओ? एटलीस्ट 3 atoms. 3 atom. 3 एटम शुड बी sp2 हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो वो 100% कंजुगेटेड होगा, वो 100% रेजोनेंस शो करेगा। तो याद रखो एटलीस्ट, असल डेफिनेशन यही है। ये है स्कूल लेवल वाली डेफिनेशन। The arrangement of alternate single bond and pi bond is called conjugated system. At least 3 और ये भी मैं लिख दूं 3 एडजेसेंट एटम, सब एक साथ हो 1 2। ये नहीं कि C ये एक, ये sp2 है और ये sp3 हो गया, ये sp2 नहीं। 3 adjacent atom should have parallel p। या parallel p का मतलब अभी बताया था ना? अरे बोलो, should have, अरे बोलो ना, parallel p orbital। P orbital. p orbital यानी sp2 हाइब्रिडाइज। अभी बताया था sp2 या sp
अरे बोलो ना। Yes, sir. याद रखना। फिर कोई पूछे कंजुगेटेड सिस्टम, अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, जो भी बोल दें। और या नहीं तो जो असल डेफिनेशन है, 3 कॉन्टिन्यूअस एटम शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। जल्दी बोलिए, तो आपको इसको कहेंगे रेजोनेंस। अरे बोलिए, आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. यस सर। तो फिर से बताइए, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, बताइए सारे लोग। Delocalization of Delocalization of pi electron. यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा। तो नहीं, हम ये कहा रेजोनेंस की कंडीशंस क्या है, बताइए रेजोनेंस की कंडीशंस क्या है। Compound must be planar and compound must be conjugated. कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब सबको समझ में आया? अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, या नहीं तो 3 कॉन्टिन्यूअस एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लिख लिया? अब बताइए, सबको समझ में आया? हेलो Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. क्या मैं अब आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. पाई बॉन्ड के यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, समझा? अरे बोलिए ना। Yes, Yes, sir. पाई बॉन्ड भी जनरली डबल बॉन्ड ज्यादा रहता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी है। पाई बॉन्ड इसलिए लिख दिया, डबल बॉन्ड भी लिख दीजिए। किसी में भी ओपन चेन हो, साइक्लिक हो, कहीं पर भी हो। चलिए अब मैं आगे, अब मैं गौर से सुनिए, मैं आपको और मैं डिफाइन करने का तरीका बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ अब हम सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कैसे पहचानेंगे? पहचान जाएंगे तभी रेजोनेंस आएगा। तो केस फर्स्ट, conjugation of pi bond with positive charge। सुनना अच्छे से, लिखना मत। फॉर्मूला याद कर लो, कोई तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकता। A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव कहीं पर भी होगा, तो तुम समझ जाना कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ रेजोनेंस होगा। पहला फार्मूला बता दो। क्या पहला फार्मूला बताया, जल्दी बताओ। A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव। अरे बोलो, क्या बताया, जल्दी बताओ। A double bond B C positive. Positive charge. ये केमिस्ट्री में याद रख लो हमेशा। जिस कार्बन पर पॉजिटिव रहेगा हमेशा sp2 रहता है, और C डबल बॉन्ड C सब कल पढ़े होना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये दो चीज याद रखो, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहीं पर भी डबल बॉन्ड आए या C पर पॉजिटिव आए, हमेशा sp2 होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो एग्जांपल फर्स्ट, CS2 डबल बॉन्ड CS2। बताओ क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस यस यस। अब इसी तरह ऑर्गेनिक में पहचाना। कोई आपको कहेगा अरे रेजोनेंस तो सब जानता है डिफिनेशन। अब आपको चेक करना है कि यहाँ रेजोनेंस है या नहीं, तो कहना है कॉन्जुगेटेड है, A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव का, ये कॉन्जुगेटेड है ये। अब रेजोनेंस में कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हम बताएंगे आपको, समझा? और आप लोग बताइए फिर से, CS2CH CS2 प्लस, बताइए क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है? Yes, Yes, बताएं। sir. Yes, अरे sir. जाहिल, No, A sir. डबल बॉन्ड लगातार 3, कौन बोला यस सर? वही मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने पूछ लिया। कॉन्टिन्यूअस 1 A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव है? No, sir. बोलो। No, sir. No, sir. लगातार 3 एटम sp2 होना चाहिए। यहाँ sp2 तो है, ये दोनों, ये sp3 आ गया नॉन प्लेनर, रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा। और फार्मूला भी बता दिया, तो जाहिलों को ये दिखने नहीं आता। A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पर C प्लस हो, नॉट कंजुगेटेड। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. पहले ये लिख लिया था आपने, जल्दी बताएं। Yes, sir. तो कंजुगेटेड का पहली पहचान, पहले तो थ्योरी मजबूत कर लो। रेजोनेंस क्या होता है कंजुगेटेड सिस्टम में?
कंजुगेटेड सिस्टम की की लैंग्वेज मीनिंग क्या होती है वो भी पढ़ा दिया। अब हम कैसे समझें? तो पहली कंडीशन ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव। चलो इसको लो। अरे आया सबको समझ में? जल्दी बोल दो यार, क्या है तुम लोग बोलते? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हम्म। चलिए कल रात में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू।